डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। और इस एक्सरसाइज के शुरू के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो क्लास 10th स्टैंडर्ड पर बेस्ड हैं, तो वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0,-4 एंड B का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 8,0। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। जो मूल बिंदु जैसे मैंने आपको बताया ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,-4 तथा B का कोऑर्डिनेट गिवन है 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लाइन का स्लोप फाइंड करना है, रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। और जो पिछला वीडियो है, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अगर किसी लाइन में हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। अगर हमें किसी रेखा पर 2 बिंदु दिए गए हैं और एक बिंदु का निर्देशांक है x1, y1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है x2, y2, तो उन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है। स्लोप को जनरली m से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, एक का है x1, y1, दूसरे का है x2, y2, तो लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लाइन का स्लोप फाइंड कर देंगे, क्योंकि यहां पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट तो हो गया ओरिजिन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहां से होके जा रहा है, मूल बिंदु से होके जा रहा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा बिंदु है, दूसरा कौन सा पॉइंट है, दूसरा है P और B को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, बिंदु P और बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो रफ डायग्राम से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ओरिजिन 0,0, ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, और कहां से पास हो रही है, पॉइंट P और पॉइंट B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, बिंदु P और बिंदु B को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है इसका मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु, ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है किसका, P 0,-4 एंड B का मिड पॉइंट, B का कोऑर्डिनेट 8,0। पॉइंट P और पॉइंट B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसका जो मिड पॉइंट है, ये सपोज इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन को कर देते हैं O। ठीक है, इसे R कर लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जो पॉइंट R है जो कि P और B का मिड पॉइंट है, इन दो पॉइंट से पास होने वाली ये जो लाइन है इसका स्लोप हमें फाइंड करना है। तो उसमें हमें पहले क्या करना होगा, इसका तो कोऑर्डिनेट हमको पता है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता, हमें R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, हमें R का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। ठीक है, जो मध्य बिंदु R है इसका निर्देशांक हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2/2, ये तो x निर्देशांक हो जाएगा, और y निर्देशांक होगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम OR का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, इसे करते हैं। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट, जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है P एंड B, उसका मिड पॉइंट। ठीक है, ऑफ मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू P का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0, -4 एंड B का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 8, 0 इक्वल टू बिंदु P और बिंदु B से जाने वाली जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है क्लास 10th में आपने पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है, खंड सूत्र में आपने पढ़ा है x1 प्लस x2 बाई 2, x1 ये x1 पे 0 x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y कोऑर्डिनेट होगा y1, ये y1 है प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 0 प्लस 8 बाई 2 4 -4 का प्लस 0 -4 प्लस डिवाइडेड बाई 2 -2, ठीक है। ये पॉइंट P और पॉइंट B से जाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है। बिंदु P और बिंदु B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया है, ठीक है। अब जो हमें लाइन का स्लोप पूछा है उसका लाइन का स्लोप निकाल देंगे। कौन सी लाइन? स्लोप, हेंस स्लोप ढाल, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन कहां से पास हो रही है? स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है। रेखा की ढाल, कौन सी रेखा की ढाल? जो कहां से गुजर रही है, कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से, मूल बिंदु से 0, 0 एंड और दूसरा कौन सा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है मिड पॉइंट। कौन सा मिड पॉइंट? P और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, P और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका मिड पॉइंट, उसका मध्य बिंदु, जिसका निर्देशांक हम निकाल चुके हैं 4, -2, ठीक है। तो हमें लाइन का स्लोप निकालना है जो कहां से पास हो रही है? 0, 0 एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड B, P और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मीन्स 4, -2 इक्वल टू, और लाइन के स्लोप का फॉर्मूला अभी आपके साथ डिस्कस किया, y2 माइनस y2, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसे स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये देगा m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 2, 2 2 4, m इज इक्वल टू -1 बाय 2, ठीक है। ये आ गया लाइन का स्लोप, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 4, 3, 5 और -1, -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो ये ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 2 अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहां पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये 2 वर्टेक्स हैं, इन 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो साइड है इसकी लेंथ निकाल देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इन 2 शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा है इसकी लंबाई निकाल देंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग किया। इसी तरह से इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली
साइड, ठीक है। इसी तरह से इन दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली साइड, ठीक है। और फिर इस पे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर टू अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और पिछले वीडियो में हमने स्लोप वाले कॉन्सेप्ट में ये समझा था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं, अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। उनकी जो ढालों का गुणनफल है, ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो वर्टेक्स है, इन दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली साइड का स्लोप निकाल देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। इसी तरह से इन दो पॉइंट को, इन दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली साइड का स्लोप निकाल देंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। इसी तरह से इन दो वर्टेक्स, इन दो शीर्षों को मिलाने वाली भुजा का स्लोप निकाल देंगे, इसका ढाल निकाल देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो इस तरह से तीनों साइड का स्लोप निकालने के बाद, तीनों भुजाओं का ढाल निकालने के बाद, इनमें जो कोई से दो स्लोप होंगे, अगर उनका प्रोडक्ट, अगर उनका गुणनफल -1 के इक्वल है, ठीक है, स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल है, तो वो दो साइड परपेंडिकुलर होंगी। इट मींस ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है, जो त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए हुए हैं, इसका यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनका इस पॉइंट का नाम दे दिया है A, इस पॉइंट का नाम दे दिया है B और इस पॉइंट का नाम दे दिया है C, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल ABC को हमें क्या प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज ABC है ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप निकालना होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे साइड AB, भुजा AB का ढाल, ठीक है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, इसको m1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 5 - 4 अपॉन 3 - 4, ठीक है ना। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू आ जाएगा -1, सॉरी 5 - 4 1 होता है, 3 - 4 -1 इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब साइड BC का स्लोप निकाल देंगे, भुजा BC का ढाल, स्लोप ऑफ BC, इसे m2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। भुजा BC का ढाल y2 - y1 -1 - 5, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -1 - 3, -1 - 5 - 6, -1 - 3 - 4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 3 6, 2 2 4, ये आएगा 3/2, ठीक है। तो साइड BC का ये स्लोप आ गया है, भुजा BC का ढाल। अब साइड AC का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, भुजा AC का ढाल, स्लोप ऑफ AC, इसे m3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। भुजा AC का ढाल y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 -1 -4 अपॉन x2 - x1, -1 -4, -5 अपॉन -5 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों साइड AB, BC और AC का स्लोप फाइंड कर दिया, तीनों भुजाओं का ढाल निकाल लिया, m1 m2 m3, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई सी दो साइड परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर कोई सी दो भुजाएं एक दूसरे पे लंबवत है तो उनके ढालों का जो गुणनफल है वो -1 होता है। तो इन तीनों में से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। क्या इनका प्रोडक्ट -1 होगा? क्या इन दोनों का गुणनफल -1 हो सकता है? नहीं, इन दोनों का गुणनफल आएगा -3/2, है ना। अगर इसका गुणनफल करें, इन दोनों का प्रोडक्ट करें
तो इसका आंसर आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा 3/2, तो ये भी -1 नहीं है। ठीक है, अब ये M1 और M3 इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल -1 है ना। M1 इंटू M3 -1 इंटू 1 इज इक्वल टू ये -1 आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स AB का स्लोप और AC का स्लोप, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, दोनों के ढाल का गुणनफल -1 है। इसका मतलब जो AB और AC है दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। AB इज परपेंडिकुलर टू AC, AB इज परपेंडिकुलर टू AC, AB AC पर लंब है। तो ये जो भुजा AB है भुजा AC पर लंब है, तो इट मीन्स ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हेंस ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसलिए जो त्रिभुज ABC है ये समकोण त्रिभुज है। आपको ये एंगल्ड लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, नीचे लिखा नहीं जा रहा है इसलिए आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे एंगल्ड लिखा है ANGLED। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। एक रेखा है उसका हमें ढाल ज्ञात करना है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ये जो रेखा है ये y अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो पहले यहाँ पे ये डायग्राम देख लेते हैं। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या कर रही है, y एक्सिस के साथ, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मींस इधर बन रहा है एंगल, और कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर बनेगा तो क्लॉकवाइज, इस तरफ होगा तो क्लॉकवाइज, इट मींस एंगल इधर बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो मींस लाइन ऐसे हो सकती है इस तरह से। सपोज लाइन ये है। ठीक है, लाइन ऐसे ही क्यों बनाई, लाइन इसलिए ऐसे ही बनाई क्योंकि लाइन जो है y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज होता तो इधर होता, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में। ठीक है, तो अब इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है इसे इंक्लिनेशन कहते हैं, इसे इंक्लिनेशन कहते हैं। सपोज ये थीटा है, इसे इंक्लिनेशन कहते हैं। x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनता है इसे झुकाव कहते हैं, और इसका जो टेंजेंट है tan थीटा, इसी को स्लोप कहते हैं। तो मीन्स इसका स्लोप निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें ये एंगल निकालना होगा, हमें ये इंक्लिनेशन निकालना होगा, हमें इसका झुकाव निकालना होगा। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, हमें ये वाला एंगल पता है 30 डिग्री, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये वाले की बात हो रही है 30 डिग्री है भी, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और ये तो 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90, ये 30, और ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण, और एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल थीटा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाह्य कोण है, और एक्सटीरियर एंगल अपने जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट और इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर एंगल, इनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, जो बाह्य कोण होता है वो
अपने सामने के जो दो अंतःकोण है इनके योग के बराबर होता है। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये 90 है और ये 30 है, तो थीटा कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो इट मीन्स ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका जो इंक्लिनेशन है 120 डिग्री है और स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, जो रेखा अभिष्ट रेखा है इसका ढाल क्या होगा? इंक्लिनेशन का टेंजेंट यानी कि थीटा का टेंजेंट, टेन थीटा। एम इक्वल टू टेन थीटा होता है, स्लोप एम थीटा होता है, टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा कौन सा एंगल? ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में जो बनता है। ठीक है, इसका टेंजेंट। तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू जाएगा एम इक्वल टू 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री। ठीक है, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है 11th क्लास में, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टर्म में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी वैल्यू को। ये 120 डिग्री है जो कि 180 से 180 डिग्री से 60 डिग्री कम है ना? 60 डिग्री कम है। या तो इसे 90 प्लस 30 की फॉर्म में लिखो या फिर ऐसे लिख दो 180 माइनस 60। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो 120 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब ये 180 माइनस थीटा जो है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में इसको डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। 180 माइनस थीटा जो है ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये कहाँ पे दिखाऊं आपको? ये दिखाता, इसी में दिखा दो, यहाँ नीचे दिखाता हूँ। ये 0 हो गया 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और फिर यहाँ पे पूरा एक चक्कर लगाने पे हो जाता है 360 डिग्री। तो ये क्या लिखा है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस यानी क्लॉकवाइज यहाँ पे इधर 180 माइनस थीटा। तो इट मींस ये जो एंगल है ये एंगल कहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये सब समझेंगे। 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा माइनस 10 60 डिग्री। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। ठीक है, 180 माइनस थीटा डिग्री की वैल्यू माइनस 10 थीटा होती है और 1060 की वैल्यू होती है माइनस ये होती है √3। 1060 की वैल्यू √3 होती है। ये आ गया लाइन का स्लोप, जिस लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना था। ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है माइनस √3। ठीक है, ये आ गया रेखा का ढाल माइनस √3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं और आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान ज्ञात कीजिए फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। ठीक है, ये तीन बिंदु जो हैं ये समरेख हैं। अगर ये तीन बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 अगर ये तीनों बिंदु समरेख हैं तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक 3 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट का नाम जो है a, इस पॉइंट को नाम a दे देते हैं, x, -1 को। इसे b नाम दे देते हैं 2, 1 और इसको c नाम दे देते हैं 4, 5। x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए कंडीशन गिवन है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, सररेख हैं। अगर किसी लाइन में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाले फॉर्मूले से हम स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, तो 3 पॉइंट्स में से कोई से 2 पॉइंट अगर हम लेंगे
मीन्स अगर ये ए और बी इसका स्लोप निकालेंगे तो ये लाइन का स्लोप होगा, और ये 2 पॉइंट देते हैं बी सी, तो ये भी क्या देगा, ये भी उसी लाइन का स्लोप देगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो ए बी का स्लोप बोलो, ए बी का स्लोप ये लाइन का स्लोप होगा, और बी सी का स्लोप ये भी तो उसी लाइन पर है, तो ये भी क्या है, ये उसी लाइन का स्लोप होगा। तो इट मीन्स ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे हमें कंडीशन गिवन है, सिंस कंडीशन गिवन है पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये कंडीशन हमें गिवन है। क्योंकि बिंदु ए बी और सी सररेख हैं, इसीलिए यहां पर ए बी का स्लोप ऑफ ए बी और बी सी का कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, ए सी भी ले सकते हैं, बी सी ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्स नहीं है, इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों एक ही लाइन पर है, तो इसलिए ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, तो ए बी का स्लोप y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं, बी सी का y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 माइनस 2 2 2 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस 2x, x हमें निकालना है तो इसे इधर लेके आ देंगे, 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम, देन x इक्वल टू 1। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई है, x का मान आ गया, तो ये x का मान बहुत आसानी से आ गया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लेंगे, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, बिना दूरी सूत्र का प्रयोग किए, शो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज। बिना दूरी सूत्र का प्रयोग किए हमें सिद्ध करना है कि ये जो 4 शीर्ष दिए हैं जो कि चतुर्भुज के शीर्ष हैं, -2, -1, 4, 0, 3, और -3, 2, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप इसे खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आप इसमें, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें समांतर चतुर्भुज के शीर्ष सिद्ध करना है इसको। तो सपोज ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट a है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज इसका नाम, ये जो वर्टेक्स है सपोज ये a है, ये जो वर्टेक्स है ये b है, ये जो वर्टेक्स है c है, और ये d है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आप लिख लेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल हो, ए बी पैरेलल टू सी डी, AD पैरेलल टू BC। ठीक है, तो बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना, मीन्स हमें इनकी लेंथ नहीं निकालनी है, हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, जो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, यहां पे भी हम स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और स्लोप वाले कॉन्सेप्ट में हमने समझा कि 2 लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके ढाल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AB का स्लोप और CD का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको AB का स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से।
इसी तरह से BC का स्लोप निकालोगे आप, इसी तरह से CD का स्लोप निकालोगे आप, इसी तरह से AD का स्लोप निकालोगे, AD का स्लोप निकालोगे आप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, AB का जो स्लोप है वो CD के स्लोप के इक्वल आएगा और AD का जो स्लोप है ये BC के स्लोप के इक्वल आएगा। ठीक है, मीन्स M1, M2, M3, M4 को निकालने के बाद M1 इक्वल टू M3 आएगा और M2 इक्वल टू M4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्रूफ कर लेंगे कि जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है क्योंकि इनके स्लोप इक्वल है, और अगर अपोजिट साइड पैरेलल है इट मींस ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होती तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।